Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue the chapter number 8, D and F block elements. It is the chapter of class 12, and today we will discuss the some questions of D and F block elements. In the previous two lecture we have already completed the properties of the D block elements and the properties of F block elements. First question is zinc, cadmium and mercury are not considered as the transition element by जिंक कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? बेसिकली इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, यानी कि डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल में किसी भी तरह से पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं आता है, नाइदर इन देयर नॉर्मली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और इन द ग्राउंड स्टेट। एज यू कैन सी देयर द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ जिंक इज 3d10 4s2। सिमिलरली कैडमियम 4d10 5s2, mercury 5d10 6s2. In the all the three cases 3d orbital is fully filled in their ground state as well as in the normally occurring oxidation state. That's why they are not considered as the transition elements. Next question, why d block elements are also known as the transition element? d block element को हम transition क्यों बोलते हैं? Because they lie in the between the s and p block elements in the table, and there is a transition का meaning होता है वैसे change from the metallic to the non metallic character through these elements. मेटेलिक से एक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ एक प्रॉपर्टी चेंज होती है, ट्रांजिशन होता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनके वन साइड में मेटल्स होते हैं, दूसरी साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, तो ये माना जाता है कि इनके थ्रू वो एलिमेंट्स में चेंज हो रहा है फ्रॉम ट्रांजिशन टू द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 8.1 है, एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 211 पे है। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट द स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन मेटल बट जिंक इज नॉट? एक्चुअली जो स्कैंडियम होता है उसके अंदर इनकम्प्लीट या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है 3d1, जबकि जिंक के पास आप देखो तो फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। दैट्स वाई स्कैंडियम इज कैन सपोज्ड एज ए ट्रांजिशन में एलिमेंट बट द जिंक इज नॉट। Next question is, it is also the example index question number 8.1. Silver atom has fully filled 4d10 configuration in the ground state. How can you say that it is a transition element? Actually क्या है कि सिल्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है that is the completely filled orbital होता है उसके अंदर, and it is the 4d10 5s1 in its ground state. लेकिन सिल्वर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं +1 और +2। इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आप एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करोगे 5s1 से, ओनली 4d10 कॉन्फ़िगरेशन विल बी लेफ्ट, ठीक है ना। वाइल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द डी ऑर्बिटल, तो वो 4d9 कॉन्फ़िगरेशन बचता है। दैट्स वाई पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, इट इज सपोज्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट एंड हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉफ्ट क्यों होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है इनका, या बॉइलिंग पॉइंट भी? और जबकि बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो सॉफ्ट भी नहीं होते, हार्ड होते हैं, एक तो एक उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक्चुअली क्या है कि इनके पास n-1d जो ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, और इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कभी भी मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इन सब में मेटेलिक बॉन्डिंग है, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी में वो मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होती या वीक होती है। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हाइयर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? इसका भी आंसर सेम है, इट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बिकॉज दे कंटेन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन। जिसमें भी लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप ये भी कह सकते हो कि मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है। नेक्स्ट इज इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट। अब जिंक की लोवेस्ट क्यों है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? फिर वही बात कि जिंक के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, और उसमें फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, चाहे आपका नॉर्मली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो या ग्राउंड स्टेट के बाद ग्राउंड स्टेट में देख लो, ये 3d10 आपका एज इट इज़ रहेगा, कोई भी पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वीकेस्ट होती है, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होती है, या लोवेस्ट कह सकते हो आप। कॉपर इज एक्सपेक्टेड टू शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बट जनरली इट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो कॉपर होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 4s1 3d10 होता है, और इसकी देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होनी चाहिए।
बट कॉपर की जो +2 होती है ये इस वजह से होती है बिकॉज कॉपर +2 आयन शोज हाई ग्रेटर हाइड्रेशन टू द greater extent of hydration in comparison to the Cu plus ion और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो इतनी सफिशिएंट होती है कि उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा ले फर्दर 3d10 कॉन्फ़िगरेशन से भी। तो वो जो हाइयर एंथैल्पी थी वो भी अचीव होगी और कॉपर के +2 वाले कंपाउंड बन सकते हैं। मोरओवर आप ये भी कह सकते हो कि जो कॉपर +2 के कंपाउंड होते हैं उनकी लैटिस एंथैल्पी भी हाई होती है, जिसकी लैटिस एंथैल्पी हाई होगी वो भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। Name the transition element which does not exhibit वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आंसर इज स्कैंडियम। बाकी सब में होता है लेकिन स्कैंडियम में जनरली एक +3 ही कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज इट्स कॉन्फ़िगरेशन वॉज 3d1 4s2। यदि ये तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये स्टेबिलिटी गेन करता है, तो ये तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बाकी सबकी ज़्यादा होती है। Which of the 3D series of the transition metal exhibit the largest number of oxidation state? भाई largest number of oxidation state वो शो करेगा जिसके पास maximum number of unpaired इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर इज मैग्नीज। मैग्नीज के पास सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 4s2 भी है वैसे, लेकिन वो देखा जाए तो पेयर्ड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3d5 में और वो सबसे ज़्यादा है, देयरफॉर इट शोज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो वो शेयर करा लेगा या लॉस करा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज यूजुअली हाई, व्हाई? क्योंकि Cr+ में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है और Cu+ में फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है एंड दे बिकम्स मोर स्टेबल, देयरफॉर द रिमूवल ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी डिफिकल्ट। एक एग्जांपल एनसीईआरटी का एक और है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ डाइवेलेंट आयन का बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 25 है। 25 के हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखना। ये मैंगनीज है वैसे बेसिकली 3d5 4s2 आना था, +2 आयन बता रहा है वो डाइवेलेंट आयन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, बचा आपके पास 3d5 और जो 3d5 है उसमें n की वैल्यू होगी अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। फॉर्मूला होता है आपका म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2। n की वैल्यू 5 रखो, 5 इंटू 7 दैट इज 35, ऑलमोस्ट 6 बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका। नेक्स्ट इज द स्कैंडियम एंड द जिंक सॉल्ट्स आर कलरलेस। एक्चुअली क्या होता है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन था 3d1 4s2, एक 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अभी बचा 3d0, यानी कि यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से जिंक की बात करें तो इट विल बी द 3d10 4s2, आफ्टर द रिमूविंग ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स 3d10 और फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है यहाँ पर भी, देयर इज नो dd ट्रांजिशन पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस। Why Cr+2 is reducing and Mn+3 is the oxidizing while both have the D4 configuration? Very important question है ये, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, Cr+2 में 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके चेंज हो जाता है Cr+3 में, विच हैज़ स्टेबल 3d3 कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली क्या है, एक मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक चीज़ बताऊंगा, वहाँ पर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, शॉर्ट में बोलते हैं उसको CFT। वहाँ डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर देते हैं, 3 का ग्रुप एक रह जाता है, 2 का एक रह जाता है, तो वो 3 वाला जो ग्रुप रहता है उसको बोलते हैं हम T2G ऑर्बिटल। उसमें 3 ऑर्बिटल हैं और उसमें 3 ऑर्बिटल में यदि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएगा तो दैट बिकम्स मोर स्टेबल, तो ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है 3d3 से ही, दैट्स वाई इट इज़ रिड्यूसिंग। जबकि मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज के केस में 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये बन जाता है Mn+2 और 3d5 हो जाता है, वो भी मोर स्टेबल है, दैट्स वाई इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग। एक इसका सबसे बढ़िया रीज़न क्या होगा कि आप इसकी E0 वैल्यू देख लो भाई, जिसका नेगेटिव है वो रिड्यूसिंग हो गया, जिसका Mn+3 का पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जितना पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज वाई द E0 वैल्यू फॉर द Mn+3/Mn+2 इज मोर पॉजिटिव देन द E0 वैल्यू फॉर द फेरिक आयन Fe या Cr3+/Cr+2। सारा आंसर कॉन्फ़िगरेशन में छिपा हुआ है। सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन करो, Mn+2 का करोगे तो पहले सिंपल आप करोगे 3d5 4s2, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका बचता है भाई Mn+3 होगा
तो वो 3d4 बच जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाता है 3d5। तो ई नॉट वैल्यू देखा जाए तो Mn+3/Mn+2 है। इस प्रोसेस के होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, वो चाहेगा जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिले और मेरा भाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो इसका जो होगा वैल्यू होती है पॉजिटिव। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन में कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बन जाएगा ये, फेरिक से बनाएं तो 3d5 से 3d6 हो जाएगा। आप खुद सोचो, क्या 3d6 से 5 से 3d6 होने की पॉसिबिलिटी होगी? नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। आप ही उसको चेंज कराओगे, वो तो अपने आप चेंज हो नहीं रहा। It is because that the Mn+2 has the stable electronic configuration of the half-filled d orbital, due to which third ionization enthalpy is required by the Mn+2 to get Mn+3। उसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। सिमिलरली Fe+3 स्टेबल है और मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ द 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए वहाँ पर एनर्जी आपको जो है वहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी, रिलीज होगी, वो तो नेगेटिव हो जाती है। Mn+3 हैज़ ए ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। Mn+3 की मैंने अभी ऊपर भी बताया, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी Mn+2 में चेंज होने की। इसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि Fe वाले की नहीं होती, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। क्रोमियम की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है केस। वहाँ पर 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन था, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचता है 3d3। अब आप इसको 3d3 पे भी ध्यान रखना, हमेशा ये स्टेबिलिटी बन जाती है। एक इलेक्ट्रॉन यदि गेन करवा रहे हो तो ये चेंज हो रहा है 3d4 में। तो जब स्टेबल है तो क्यों चेंज होगा? तो इसके भी चेंज होने की टेंडेंसी नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती कराओगे तो यह एनर्जी भी आपको ही देनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिमिलरली फॉर द क्रोमियम इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाफ T2g ऑर्बिटल। वहाँ पर ना 3 का हम सेट बना देते हैं, एक 3 ऑर्बिटल का सेट बन जाता है। CFT में जब हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, एक 2 ऑर्बिटल का सेट बन जाता है। इसको बोलते हैं हम EG और इसको बोलते हैं T2g। इसलिए हम बोल रहे हैं यदि T2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो भी स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई नॉट वैल्यू फॉर द M+2/M ऑफ वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। इसके लिए पॉसिबल रीज़न बताओ। कॉपर हैज़ द हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है, इसलिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द Cu to Cu+2 इज़ नॉट बैलेंस बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितनी एनर्जी चाहिए, देखो एटोमाइजेशन की एंथैल्पी हमें देनी पड़ती है, हाइड्रेशन की एंथैल्पी रिलीज होती है, आयनाइजेशन की एंथैल्पी भी हमें देनी पड़ती है। तो एटोमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी हम ज़्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है, इस वजह से ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो जाती है। थोड़ा लर्निंग क्वेश्चन है, अच्छी तरह से लर्न करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड एंड द फ्लोराइड। कभी भी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है हाई, तो वो ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही बनती है, बिकॉज इनका साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। देयरफॉर दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज द मेटल इनटू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही तो कर पाएगा, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्मॉल साइज की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द कॉपर स्ट्रॉन्ग, विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 या Fe+2? आंसर है Cr+2। एक्चुअली क्या होता है, Cr+2 में जो ई नोट वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और जो ई नोट वैल्यू आयरन की है ये पॉजिटिव है, तो Cr+2 इजीली Cr+3 में चेंज हो जाता है, जबकि Fe+2 इजीली चेंज नहीं होता है। आपको पहले भी बताया था कि जो Cr+3 है उसमें 3d3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो वो आपका बन जाता है स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई Cu+ आयन इज नॉट स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन। कि जो कॉपर आयन होता है स्टेबल क्यों नहीं होता है? एक्चुअली क्या होता है, इससे भी ज़्यादा स्टेबल कॉपर+2 होता है देन द Cu+1, बिकॉज जो एनर्जी रिलीज होती है टू रिमूव द 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है वो बैलेंस हो जाती है बाय द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ऑफ कॉपर+2। तो कॉपर+2 यदि बनेगा तो वो जितनी एंथैल्पी चाहिए वो अपने आप रिलीज कर देगा, तो उतने की रिक्वायरमेंट होगी, वो उससे भी ज़्यादा रिलीज होगी एंड कंपनसेट इट फॉर इट, देयरफॉर Cu+ आयन इज अनस्टेबल टू डिस्प्रपोर्शनेट टू गिव द कॉपर आयन एंड द Cu। इसलिए जो कॉपर आयन है Cu+ वो इजीली आपका Cu+2 में चेंज हो जाता है बाय लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन,
और वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन देगा, जो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, कोई सी डाउट वाली बात नहीं है। तो आप सिंपल सी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन भी याद रख लो, Cu प्लस गिव Cu+2 एंड कॉपर मेटल। नेम द मेटल ऑफ द member of the lanthanide series which is well known in the +4 oxidation state। आंसर इज सीरियम, क्योंकि सीरियम में ना कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो आफ्टर 4 लूजिंग इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के आ जाता है। आपको बताया था जेनोन आता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का, फिर आता है 4f1, 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सॉरी 5d में भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 5d1 और 6s2। यदि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, देयरफॉर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, एक्टिनोइड भी होता है, बट एक्टिनोइड जरा ज़्यादा होता है। यही क्वेश्चन है क्यों होता है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए ज़्यादा होता है कि जो 5f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं देन द 4f वाले भी पुअर शील्डिंग करते हैं, उनसे भी ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट 5f वाले करते हैं, इसलिए वहाँ पर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये थे कुछ इसके क्वेश्चन। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफ़ी सारे डिस्कस कर दिए, इंडेक्स भी, एग्जाम्पल भी। अब बैक क्वेश्चंस बचे हैं, आप उनको अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लर्न करो अच्छे से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बैक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और फ्रेंड्स को शेयर भी करना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।